फ्रेंड्स, तो आज सीटेट 2023 की सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 20 आज मैं स्टार्ट करती हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले भी बताया था वही क्वेश्चन है जो आपके सीटेट से रिलेटेड हैं, जो कि जिस टाइप से आपके क्वेश्चन सीटेट में बनेंगे वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अधिकतर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाकी आपके सारे उसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखना है। इससे आपको आपके सीटेट के सीडीपी के पोर्शन में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में क्या है, अधिकांश कक्षाएं कैसी होती हैं, बहुभाषी होती हैं। ठीक है, और इसे क्लास में एक डैश के रूप में किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इसको एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में। क्योंकि क्लास में बहुआयामी मतलब कह सकते हैं आप कि बहुभाषी कक्षाएं जो होती हैं उसमें क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं। मीन्स अलग अलग भाषाओं जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग भाषाओं से, यानी जो कि अलग अलग देशों से आए हुए होते हैं, जिनकी संस्कृति जिनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो ठीक है, इससे जो और भी बच्चे साथ में बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। तो अलग अलग भाषाएं सीखने का और भी बच्चों को मौका मिलता है। ठीक है, तो क्लास में एक कक्षा में अगर बहुभाषाई कक्षाएं होती हैं तो इस रूप में क्लास को किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी कराया था कि जो बच्चे जो गलतियां करते हैं उससे उन्हें एक सीख मिलती है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, उसको क्या कहा गया है। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनकी दूसरा कहता है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जाती हैं। तीसरा कहता है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। चौथा कहता है बच्चों को कमजोर एवं उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। अच्छा, तो भाई इसमें क्या है कि जो बच्चों के द्वारा जो गलतियां या त्रुटियां की जाती हैं वो क्या होती हैं, इसमें आप कह सकते हो कि वो होती हैं उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। भाई बच्चा गलती करेगा, उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि उसने गलती कहाँ की है और वो गलती उससे क्यों हुई है ना। तो जब वो उस चीज़ के बारे में चिंतन करेगा, सोचेगा, तो उसको एक नया अवसर मिलेगा उस काम को सुधारने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। थर्ड कहता है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ये कहा है, तो बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव ने कहा था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा पास में था, वाह इसके पास में है। ओके, ये जो वाह है ये पास में है। पेवलोव ने कहा था, ये युंग ने कहा था, या थर्ड कहता है पियाजे ने या फिर स्किनर ने। तो फ्रेंड्स, ये किसने कहा था, तो ये कहा था आपके पियाजे ने कि बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था, आपके पियाजे ने कहा था ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ इसमें पूछा गया है कि क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं सीटेट के एग्जाम में। आपसे ये पूछ लेगा कि एक परिभाषा की दे दी जाएगी और उससे पूछ लेगा कि ये किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ठीक है, और या फिर आपको एक कोई ऐसा वर्ड दे दी जाएगा और उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। तो इसमें बताइए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों को शिक्षक के अनुगमन और अनुकरण करने के लिए
कहना, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। अच्छा, अब बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन क्या था आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का आपसे अर्थ पूछा गया है इसमें कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें आपको वही है कि बेस्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा है। देखिए ये भी बात सही है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ठीक है, बच्चों को के ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे शिक्षक को, ठीक है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ भी सही है, बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए हमें, ये भी बात सही है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये भी बात सही है। हमें बच्चों से, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं क्लास में अपन लोग बच्चों से बोलते हैं कि वो जो शिक्षक उनको सिखा रहा है, जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, आप उनको, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, उनको सीखो, ठीक है। तो फिर अब देखिए इसमें से आप क्या बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो होगा वो आपका सही होगा। देखिए सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो सभी देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन जो सेकंड है वो इन तीनों से बेस्ट है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, ठीक है, ये जो है ना, ये सक्रिय भागीदारी जो आ गई, ये आपका ये ऑप्शन, ये सक्रिय भागीदारी वर्ड जो है वो तीनों ऑप्शन से यहाँ पे हटके है ना। जहाँ भी क्रिएटिविटी या फिर जहाँ भी एक्टिवनेस आपको दिखाई दे जाए ना ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होता है, वही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उनकी अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को, बच्चे जिस भी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो जिस काम में इन्वॉल्व होने के लिए एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, उनको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, तो कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, उस पर भाषण देकर, या फिर कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या फिर चौथा कह रहा है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर, किसी भी काम को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसको इजीली सॉल्व कराना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। कठिन परिस्थितियों में संसाधित करने में शिक्षक जो है बच्चों की इस तरह से हेल्प कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा ये वो इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि वो किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसके बाद उसको निर्देश लिखना उसके बारे में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ठीक है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जैसे कि उन्होंने उसको सीखा है, ठीक है। तो ये इसमें से आपका बताइए, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक प्रभावी आकलन युक्ति है ये, कि ये एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। थर्ड कह रहा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। फोर्थ कह रहा है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, क्योंकि यह शिक्षक के आकलन में सरल है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आप समझिए, जो भी हमने सीखा है उस चीज़ को आप पुनः बिल्कुल वैसे ही जिस रूप में आपने सीखा उसको वैसे के वैसे ही आप सामने प्रस्तुत कर देना, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, समस्यात्मक होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की जो व्याख्या करता है, अनुभवों की जो व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, ठीक है। ये क्या है, एक समस्यात्मक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेवेंथ, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का एक वक्र कैसा रहता है वो बताना है आपको, ठीक है। जब विद्यार्थियों को, आपको बहुत सारे बच्चों को एक ग्रुप में डिस्कशन किसी भी एक टॉपिक पर, कोई भी एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है
उस पर उनको आपको डिस्कशन करने के लिए आपने बोल दिया, ठीक है, तो उस समय उनके सीखने का जो वक्र होगा वो आपको बताना है कि कैसा होगा, स्थिर रहता है या अवनत होता है, तीसरा कहता है समान रहता है, चौथा कहता है बेहतर होता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो अगर आप किसी बच्चे को डिबेट वाले या फिर आप उनको दे जाता है, कोई भी ऐसा टॉपिक दिया जाता है उनको ग्रुप में डिस्कशन के लिए, तो उससे उनका जो आप कह सकते हो ना, उससे उनका जो चर्चा की जाती है, तो उसको उनका जो सीखने का जो ग्राफ होता है ना, जो सीखने का जो ग्राफ बनता है वो बहुत ही बेस्ट हो जाता है, बेहतर हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अच्छा, पता है जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कोई खास तौर से कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है, उस टाइम पे अपनी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है ना। हमारी विचारशीलता, हमारी चिंतनशीलता, शब्दों का बहुत सारे वर्ड्स जो हमारे दिमाग में आने लगते हैं, विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे मतलब चिंतनशीलता भी बढ़ती है ना। इससे क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें, नए नए शब्द और किसी भी टॉपिक के बारे में विचारशीलता, चिंतनशीलता हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये सबसे क्या है? बेस्ट होता है। उस समय ग्राफ जो होता है सीखने का वो सबसे बेस्ट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। क्या कह रहा है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ठीक है, ये वो कह रहा है। तो बात बिल्कुल सही है, विकास सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब ये बताना है कि किसका अनुगमन करती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अव्यवस्थित, सेकंड कह रहा है अप्रत्याशित, थर्ड बोल रहा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, फोर्थ है एड़ी से चोटी। अब बताइए तो किस में किसका अनुगमन करती है, इनमें से वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित, इसका अनुगमन करती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकास की गति होती है वो सभी में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वो कैसी होती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसका अनुगमन करती है। विकास हमेशा कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा 8th का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 9th है, इसमें से विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये भी विकास से, डेवलपमेंट से ये भी क्वेश्चन एक आया है। क्या है? सामाजिक, पहला ऑप्शन बोल रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दूसरा है विकास एकल आयामी है। ठीक है, तीसरा है विकास पृथक होता है, चौथा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब ये देखिए आप, इसमें आपको उसने बताया है कि विकास, ये भी कह रहा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, और विकास क्या है? पृथक है। विकास क्या है? एकल आयामी है। और फोर्थ क्या है आपका? फर्स्ट वाला जो था कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अच्छा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। ओके, कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन क्या था? ये। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पर, ये जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, मुझे लगता है टाइम कम बचा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल सकें, अच्छे क्वेश्चन मिल सकें जो कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें, आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो क्वेश्चन लेके आऊँ, उसी टाइप के लेके आऊँ जिस टाइप के आपको सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 10th है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? अच्छा, ये भिन्नता थोड़ा सा गलत हो गया है। क्या है? एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, ये भिन्नता लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या है? भिन्नता क्यों होती है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है। दूसरा कह रहा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। या थर्ड बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का क्या कहता है? भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। चौथा है वातावरण के प्रभाव से।
अच्छा, व्यक्तियों में जो भिन्नताएं होती हैं वो क्यों होती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन कराए थे इससे, कि हमारे अंदर जो अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग चेंजेस जो होते हैं वो क्यों होते हैं? कुछ तो जेनेटिकली होते हैं, कुछ हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड होते हैं। कुछ गुण उनको उनके माता पिता से मिलते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, वंशानुक्रमित होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से हमको मिलते हैं, हमारे वातावरण से सीखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सेकंड वाला वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण जो होते हैं वो हमारे भिन्नता हमें देखने को मिलती है व्यक्तियों में। ठीक है, एक दूसरे में। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, कई बार रिपीट हो चुका है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये क्वेश्चन बार बार आता है, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बच्चों में समाजीकरण का प्रथम कारक होता है वो क्या होता है? परिवार। ये ये कई टाइप से बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। एक तो यही पूछ लेगा बच्चों में समाजीकरण का प्रमुख कारक है, ऑप्शन दे देगा परिवार, मीडिया, ठीक है, आपका समाज, ऐसे दे देगा। तो आपको किस पे टिक करना है? परिवार पे, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? मुख्य कारक। अच्छा, इसमें ऐसे पूछ लिया गया है कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें देखो डैश दिया गया, क्या कौन सी भूमिका निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार सबसे पहले क्या निभाता है समाजीकरण का? प्रथम कारक कौन सा होता है? परिवार। द्वितीय कारक होता है आपका विद्यालय, और तृतीय कारक होता है आपका समाज। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ये सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, ये आपको बताना है। अच्छा, ये देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। अच्छा, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा कैसा था? अनुकरण प्रारंभ और कल्पना पर खेल। दूसरा क्या कह रहा है? शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। थर्ड बोल रहा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। चौथा कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है फ्रेंड्स? तो इसमें जो आपका सबसे बेस्ट होगा वो होगा आपका देखिए यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इसमें फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, बच्चा कह रहा है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ये कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है बच्चा? वो कह रहा है अहम केंद्रीय चिंतन है, कार्य कारण है, ये विपर्याय चिंतन है, प्रतीकात्मक चिंतन है। तो फ्रेंड्स इसमें ये क्या है? कार्य कारण है। वो बच्चा बता रहा है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ये क्या है? कार्य कारण है। तो फ्रेंड्स ये था आपका 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 क्या कहता है? पियाजी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय किसके बजाय? बताइए किसके बजाय भिन्न होता है? देखिए तो जरा, आकार, मूड परकता, प्रकार, मात्रा, आकार और किस्म, और मात्रा और प्रकार। तो फ्रेंड्स इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकार और मात्रा। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा है? 15। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अच्छा, आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण। दूसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तीसरा कहता है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। फोर्थ कहता है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इसमें से बताइए जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फ्रेंड्स इसमें इन तीनों में से सबसे बेस्ट, चारों में से सबसे जो बेस्ट होगा ऑप्शन वो होगा आपका फोर्थ वाला। अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक परिस्थितियों में अनुबोधन देना तथा संकेत देना, ठीक है, और प्रश्न पूछना। मतलब जब बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़,
तो उस चीज़ के बारे में वो क्या कर रहा है, प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो और बच्चों से, और टीचर क्या करेगा, जब कोई ऐसी बहुत कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बच्चों को थोड़ी सी हिंट देना चाहिए। ठीक है, और उन्हें थोड़ा सा उसके बारे में बताकर, हिंट देकर बताकर, फिर उसके बाद उनसे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका 4th वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।